सॉल्यूशन निकालना है तो इसको सबसे पहले हम क्या करते हैं कि मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखते हैं। तो द गिवन इक्वेशन कैन बी रिटन एज, ये आपका 2 हुआ, यह 1 होगा और यह 1 होगा, फिर यह 3k प्लस 4 और यह 2k प्लस 2 यानी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया गया। फिर इसके बाद ये आपका मिलेगा 3k प्लस 4 और यह 4k प्लस 2 और यहाँ से 3k और प्लस 4 और दूसरा x y z 0 0 0। तो कोई भी जब इक्वेशन को जब हमको होमोजीनियस को सॉल्व करना होता है तो पहले मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखते हैं। अब हमको k की जी हर वैल्यू के लिए ये डिटरमिन करना है कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा, जीरो सॉल्यूशन होगा कि नॉन जीरो से यानी इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। तो ये दो स्थितियां आती हैं, पीछे हम लोगों ने किया है कि जो अननोन है an ये हमारा 3 है और अभी ये k के फॉर्म में लिखा गया है। तब यदि इसका रैंक जो आवे वो 3 हो जाए जो अननोन के इक्वल है तब हमारा जीरो सॉल्यूशन होगा, और यदि इसका रैंक 3 से लेस हो तब हमारा उसका जो रैंक यदि अननोन से लेस हो गया तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। तो हम पहले ये देखें कि इसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब होगा और जीरो सॉल्यूशन कब होगा। तो यानी देखो इस k की वह वैल्यू जिसके लिए इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो हो जाए, तो जब इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो हो जाएगा तो इसका मतलब इसका रैंक 3 नहीं होगा, 3 से लेस हो जाएगा, और जब रैंक 3 से लेस होगा तो अननोन से वो लेस हो जाएगा, यानी तब उसका सॉल्यूशन होगा वो इनफाइनाइट होगा। और यदि इसका रैंक 3 हो तब हमारा ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो अब हम क्या करते हैं कि इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू को जीरो ले लें। वह जीरो क्यों ले रहे हैं कि जब इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू को जीरो लेंगे और तब देखें कि k की क्या वैल्यू आएगा, तो k की जिस वैल्यू के लिए हमारा यह जीरो आ जाएगा तो अब k की उस वैल्यू के लिए इसका रैंक हमारा थर्ड नहीं होगा, उससे कम आ जाएगा, और जिस वैल्यू के लिए जीरो आया उसको छोड़ दो, यदि वो न रहे तब इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारा जीरो नहीं आएगा। तो शेष के की वैल्यूज के लिए जो जीरो दे रहा है उससे डिफरेंट जो आएगा उसके लिए ये नॉन जीरो आएगा। तो जब नॉन जीरो आएगा तो रैंक 3 होगा, उसका सॉल्यूशन हमारा जीरो हो जाएगा। तब हम ये देखने जा रहे हैं कि k की किस वैल्यू के लिए ये जीरो होगा, तो वह वैल्यू के लिए हमको इसका डिटर्मिनेंट यानी इसका रैंक 3 न हो। तो रैंक 3 तभी नहीं होगा कि थर्ड ऑर्डर का इसका जो कोफैक्टर हम लें और वो डिटर्मिनेंट यदि जीरो दे दे तब उसका रैंक 3 नहीं होगा। तो अब हम यही लेने जा रहे हैं कि द मैट्रिक्स, द कोफिशिएंट मैट्रिक्स, the coefficient matrix has rank less than 3 if determinant 2 3k plus 4 1k plus 4 4k plus 2 1 2k plus 2 3k plus 4 इज इक्वल टू 0। यानी जो ये डिटर्मिनेंट है, ये डिटर्मिनेंट यदि 0 आ जाए तो इसका रैंक तब 3 नहीं होगा,
और जब रैंक 3 नहीं होगा, तो जब रैंक 3 से लेस होगा और अननोन 3 है तो उसके इनफाइनाइट सोल्यूशन मिलेंगे। तो अब के की वैल्यू देखते हैं कि के की क्या वैल्यू रहे जिसके लिए यह डिटर्मिनेंट 0 देगा। तो इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करो। तो सॉल्व करने के लिए हम क्या करें कि यदि इस 1 को भी 0 बना दें और इस 1 को भी 0 बना दें, तब ये जब 2 0 हो जाएगा और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग इसको यदि हम सॉल्व करें तो ये पहला एलिमेंट इनटू इसका कोफैक्टर, ये दूसरा जब 0 कर दोगे तो उसका कोफैक्टर 0 दे देगा और प्रोडक्ट होकर के, और इसको भी 0 कर दोगे तो इसका भी हमारा सॉल्यूशन में कोफैक्टर से 0 से प्रोडक्ट करोगे तो 0 दे देगा। यानी इसको हम 0 बनावे और इसको 0 बनावे। तो देखो इसको 0 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा। इसको 0 बनाने के लिए जो यह आपका R2 है, इस R2 में 2 से मल्टीप्लाई करके R1 से सब्ट्रैक्ट कर दो। तो इस वर्क को आप करो तो यहाँ से यह डिटर्मिनेंट, तो ये वैल्यू आपका पहला तो 2 है और यह 3k और यहाँ से 3k + 4 और फिर यहाँ 0 लाना है तो 2 से इससे मल्टीप्लाई करो, तो 2 से 2 को सब्ट्रैक्ट किया तो 0, इसमें 2 से किया तो 2k + 8, ऐसे 3k को सब्ट्रैक्ट करो तो 2k से 3k को तो -k, तो यह -k और यहाँ से +8 अब इससे करोगे तो यहाँ से 8k, 2 से प्रोडक्ट तो 8k से 3k तो 5k और यहाँ से 2 से तो 4 और इस 4 से कैंसिल हो गया तो 0 आ गया। अब आप देखो कि इसको 0 बनाना है और अभी हम रैंक नहीं निकाल रहे हैं, हम तो यहाँ एक वर्क करने जा रहे हैं कि यहाँ इस के 2 0 हो जाए तो केवल यह इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू यह और उसका कोफैक्टर वही मिल जाएगा। तो अब इसको 0 करने के लिए आपका इजी है कि इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो तो 0 आ जाएगा। तो अब इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1 से 1 को, यानी ए हमको कब मिला है, ये वैल्यू 0, ये हमने लिखा R2 को लिखे हैं 2R2 और -R1 ऐसा लिखा गया। अब यहाँ से R3 को हम लिखते हैं, R3 को R3 -R2, R3 से R2 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमको ये वैल्यू 0 आ जाएगा। तब यहाँ से 1 से 1 ये 0 और इससे सब्ट्रैक्ट करो तो 2k से k तो k और 2 से 4 तो -2, फिर इससे करोगे तो -k और 4 से 2 तो 2, ये हमको आ गया। अब इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करोगे तो हम केवल इसी के कॉरेस्पॉन्डिंग सॉल्व करें, ऐसा नहीं है कि हम जैसे करते क्या है कि इसको लिया और उसको इसका कोफैक्टर माइनस इसको लिया, फिर उसका कोफैक्टर प्लस इसको लिया उसका कोफैक्टर, लेकिन तुम किसी रो के कॉरेस्पॉन्डिंग इसको सॉल्व कर सकते हो। तो हमने इसके, क्योंकि इसमें के था तो उसको 0 लाने में कठिनाई थी, ये हमारा न्यूमेरिकली वैल्यू था इसलिए 0 आ गया। तब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जब सॉल्व करोगे तो ये जो वैल्यू आएगा वो हमारा यहाँ से 2 और इनटू कोफैक्टर, तो यहाँ से -k + 8 और यह 5k और यहाँ से k -2 और -k + 2, ये हमारा कोफैक्टर हो गया, एक कोफैक्टर। तो इसका सॉल्यूशन करोगे तो पहला एलिमेंट और उसका कोफैक्टर, अब यह दूसरा -0 और उसका कोफैक्टर, तो 0 है तो 0, फिर यह 0 उसका कोफैक्टर, तो ये बच गया। अब इसको, ये वैल्यू हमारा 0 है। अब इसको सॉल्व करो तो सॉल्व करोगे तो यह 2 और यहां से प्रोडक्ट तो -k² + 2k तो इन दोनों का प्रोडक्ट और माइनस तो -5k² -5, तो यह माइनस प्लस k² और -2k और फिर इस 8 से फिर करना पड़ेगा। अभी ये 2 का प्रोडक्ट है तो अभी
ये किया गया इन दोनों का प्रोडक्ट, तो माइनस माइनस प्लस के स्क्वायर और माइनस 2k, और फिर इस 8 से करो तो माइनस 8k और प्लस 16, तो ये इन दोनों का प्रोडक्ट है, और माइनस 5k स्क्वायर और प्लस 10k और दूसरा साइड 0, ऐसा है। अब देखो इसमें क्या हमारा रिजल्ट आ रहा है कि के स्क्वायर के टर्म हमारे 2 है, एक तो के स्क्वायर, तो यह के स्क्वायर अब माइनस 5k स्क्वायर, तो यानी यहां से आपका आया माइनस 4k स्क्वायर और उसमें 2 से प्रोडक्ट कर दो तो माइनस 8k स्क्वायर, ऐसा है। और फिर k के टर्म को देखो तो k का टर्म में आपका माइनस 2k और माइनस 8k माइनस 10k प्लस 10k से कैंसिल, यानी 10k का हमारा टर्म नहीं है। अब इसके बाद न्यूमेरिकली वैल्यू में देखो तो केवल ये आपका 16, तो यह 16 इंटू 2, तो ये हमारा 32 इज इक्वल टू 0, ऐसा है। अब इसी पे आप देखोगे कि यह 8k स्क्वायर इज इक्वल टू 32, तो k स्क्वायर इज इक्वल टू 4 या k इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, तो दिस इंप्लाई k इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, ऐसा है। तो हम लोगों ने क्या किया कि यह देखा कि ये जो मैट्रिक्स दिया गया है, इस मैट्रिक्स में k की क्या वैल्यू हो जिसके लिए इसका डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा, तो k की वैल्यू हमने देखा प्लस माइनस 2 रखने पर ये वैल्यू 0 आ गया। इसका मतलब कि k की वैल्यू प्लस 2 करो और माइनस 2 करो तो ये वैल्यू 0 दे देगा, और यदि प्लस 2 और माइनस 2 छोड़ दो तब इसकी वैल्यू 0 नहीं आएगा। तो जब इसकी वैल्यू 0 नहीं आएगा तब इसका रैंक हमारा 3 होगा, और जब रैंक 3 हो गया तो अननोन्स के इक्वल हो गया, और अननोन्स के इक्वल हुआ इसका मतलब उसका हमारा 0 सॉल्यूशन। तो हम यही कंसीडर करें केस 1 इफ k इज नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 2। अब यहां आप क्लियर करोगे कि जब k को प्लस माइनस 2 लिया गया तो ये 0 आया, ये 0 रखने पर हमने k की वैल्यू लिखा तो उसको रखोगे तो ये 0 देगा। अब ये प्लस माइनस 2 पर इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ रहा है, और यदि प्लस माइनस 2 नहीं रखेंगे तभी हमको 0 नहीं देगा, और जब ये 0 नहीं देगा तब इसका रैंक हो जाएगा 3। तो इफ k इज नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 2 डिटरमिन रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स इज इक्वल टू 3। यदि प्लस माइनस 2 रखा जा रहा है तो 0 आ रहा है, और प्लस माइनस 2 नहीं रखोगे तब ये 0 नहीं देगा। तो जब थर्ड ऑर्डर का है और इसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं देगा तब इसका रैंक 3 हो जाएगा। तो जब रैंक 3 हो गया तब हमारा अननोन्स के इक्वल हो गया, और तब हमको ट्रिवियल सॉल्यूशन या 0 सॉल्यूशन। इफ k is not equal to plus minus 2, rank of coefficient matrix is equal to 3, and unknowns n is equal to 3, that is n is equal to r is equal to 3. Therefore equations have 0 solution। ये 0 सॉल्यूशन कब आया? जब हमारा ये r की वैल्यू k की वैल्यू प्लस माइनस 2 के इक्वल न हो, क्योंकि प्लस माइनस 2 के इक्वल जब है तब वो 0, और जब प्लस माइनस 2 के इक्वल नहीं हुआ
तब ये 0 नहीं होगा। तो जब 0 नहीं होगा तब इसका रैंक 3 होगा, और रैंक 3 हुआ तो अननोन के इक्वल हो गया, तब 0 सोल्यूशन आ गया। लेकिन जब k की वैल्यू +-2 करोगे तब इसका जो रैंक आएगा वो रैंक हमारा 3 नहीं होगा। अब 3 से लेस क्या होगा, 2 होगा, 1 होगा, वो आगे का कंसेंट्रेशन है। तो अब फिर हम इसकी वैल्यू को डिटरमिन करेंगे इफ k +2, और फिर तब k -2, क्योंकि इन दोनों वैल्यू पर उसका रैंक 3 नहीं हो रहा है। केस2 if k = 2, k 2 हो जाए उस स्थिति में हमको ये डिटर्मिनेंट, ये जो इक्वेशन है वो क्या सॉल्यूशन देगा। तब जो ये मैट्रिक्स है, इसी मैट्रिक्स में k की वैल्यू को 2 रख दो, k की वैल्यू को 2 रखो। तो इफ k = 2, अब इसी को 1 मान लो, ये जो इक्वेशन है इसको 1, इसी 1 में k की वैल्यू को आप रख दो। द इक्वेशंस दिस गिव्स, देखिए क्या देता है, 2 रखो तो ये तो 2, 6 और 6 + 4 10 ये आ गया। फिर यहाँ से 1 और यह वैल्यू 2 का करोगे तो 6, और ये करोगे तो 10, और फिर यह 1 और यह 2 करोगे तो 6, और फिर यह अब इसमें आप क्या कर लो कि इसका रैंक निकालो। थर्ड तो नहीं हुआ, अब इसका 2 होगा या 2 भी नहीं होगा, तो उसके लिए इसको हम 0 बनाते हैं। तो इसको जब 0 बनाओगे तो यह 2, 6, 10, इसको 0 बनाने के लिए इसको या तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, और नहीं तो इस पूरे में हाफ का कॉमन ले लें, हाफ दूसरे तरफ जाएगा तो हमको 0 दे देगा। तो यहाँ से यदि हम हाफ को कॉमन ले लें तो ये भी 1 हो जाएगा, सब 1 हो जाएगा, तो वो करना आसान हो जाएगा, तब हमको प्रोडक्ट नहीं करना पड़ेगा। तो ये वैल्यू हाफ हमने कॉमन ले लिया, तब यह आया 1, और यह हमारा 3, ये हाफ कॉमन ले लिया, तो 1, 3, 5, और फिर यह 1, 6, 10, और यह 1, 6 और 10। अब आप क्या कर लो कि इसको 0 बनाने के लिए R2 में से R1 को सब्ट्रैक्ट कर दो, हाफ दूसरे साइड में जाएगा, 0 से प्रोडक्ट होकर 0 दे देगा। तब यह वैल्यू, यह 1, 3, 5, और ये 0, 6 से 3 तो 3, और 10 से 5 तो 5, ऐसा है। फिर इसको आप क्या कर लो कि इसको फिर 0 बनाओ, तो यह 0, 1 से 1 0, 6 से 3 तो 3, और 10 से 5 तो 5, ऐसा है। यह x, y, z, और यह 0, 0, 0, ऐसा है। ये क्या किया गया, तो R2 को हमने लिखा R2 माइनस R1, और R3 को लिखा R3 माइनस R1, ऐसा लिख लिया। अब आप एक 0 आ गया, दूसरा 0 आ गया, अब इससे एक अधिक 0 बनाते हैं।
तो एक अधिक जीरो बनाने के लिए जब R3 से R2 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये सारे जीरो आ जाएंगे। तो फिर इसके आगे का जो स्टेप है, ये 135 और 035 अब R3 को लिखो, R3 से R2 को सब्ट्रैक्ट करके, तो 0 से 0, 3 से 3 0, 5 से 5 0, ये आया। और यहाँ से x y z और फिर यहाँ 0 0 0। ये कैसे आया? कि R3 को हमने लिखा R3 माइनस R2, R3 में से R2 को सब्ट्रैक्ट किया। तो हमको रैंक निकालने के लिए इसके बाद 1 0 और उससे एक अधिक जीरो का नाप करते हैं, तो 2 ही जीरो बनाना था, लेकिन इसको जीरो बनाते समय ये भी हमारा जीरो हो गया। इसका मतलब यहाँ जो रैंक काफी आया, यानी रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स इज इक्वल टू 2। ये 2 नॉन जीरो हमारे रो हैं, ये नॉन जीरो है, ये नॉन जीरो है, तो इसका रैंक आ गया 2। तो जब रैंक 2 आया और अननोन्स n इज इक्वल टू 3, तो अब रैंक की वैल्यू जब अननोन से लेस आ गया तो उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और कितने इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन होंगे? तो दिस इंप्लाई इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन इज इक्वल टू 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1। अब यह इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन से क्या मिला कि जैसे ये x की वैल्यू, y की वैल्यू, z की वैल्यू 1 वेरिएबल, जैसे हम जो के लिया करते थे वो 1 वेरिएबल के टर्म में आएगा। तो अब इसको सॉल्व करो यहाँ, तो यह x प्लस 3y और प्लस 5z इज इक्वल टू 0, और इससे आया 0x हो गया और 3y और प्लस 5z इज इक्वल टू 0, ऐसा है। तब जो हमारा जिसमें वेरिएबल्स कम होते हैं उसी से y की वैल्यू निकाल लो यहाँ। तो यदि हमारा ये 1 तक आया है, इसको हम 2 ले लें और इसको हम 3 ले लें, तो फ्रॉम 3 y इज इक्वल टू -5/3z, तो यह y की वैल्यू z के टर्म में आया। अब हमको x की भी वैल्यू z के टर्म में निकालना है, तब इस y की वैल्यू को रख दो इक्वेशन 2 में। तो पुटिंग y इज इक्वल टू -5/3z इन इक्वेशन 2, जो इक्वेशन 2 है उसमें रखो। तो जब रखोगे तो यहां से यह x और यह 3y है, तो 3y की वैल्यू -5z, तो ये -5z और यहां से प्लस 5z इज इक्वल टू 0, ऐसा। तब हम देख रहे हैं कि ये जो वैल्यू आया x की वैल्यू वो हमारा 0 हो, तो x की वैल्यू 0 आया और यह y की वैल्यू -5/3z आया। तब हम ये देख रहे हैं कि यह y की वैल्यू एक वेरिएबल पर डिपेंड है। ये z की वैल्यू हमारा जब चेंज होता रहेगा तो हमारा ये y चेंज होता रहेगा। इस तरह से हमारा यह y की वैल्यू इनफाइनाइट और z की वैल्यू भी इनफाइनाइट, केवल x की एक वैल्यू हमको 0 दे रहा है, लेकिन और जो y भी हमारा इनफाइनाइट, z भी इनफाइनाइट। तब यहाँ से हम वैल्यू लिखेंगे, क्योंकि x की वैल्यू निकालना है, y का निकालना है और z का भी निकालना है, इसलिए z को हमको एक वेरिएबल सपोज कर लेते हैं k। तो लेट z इज इक्वल टू k, दिस इंप्लाई y इज इक्वल टू -5/3k
एंड x इज इक्वल टू 0। तो यहां से x, y, z सबकी वैल्यू को निकाल लिया गया और यह वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल में आया है। अब इसी वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू को जब हम चेंज करते जाएंगे तब हमारा k की वैल्यू 1 रखोगे तो हमारा y और z की 1 वैल्यू आया, k का 2 रखोगे y और z की 2 आएगा। इस तरह से इनफाइनाइट हम वैल्यू लेकर के तो हम इनफाइनाइट सोल्यूशन पा सकते हैं। तो दिस इंप्लाई equations have infinite solution, ये आ गया। तो हमारा k की एक वैल्यू के लिए आया। अब हम लोगों ने देखा कि k की वैल्यू आया था +-2, तो +2 को लिया था तो अब एक सोल्यूशन अभी हम लोगों ने निकाला। अब k की वैल्यू इफ k इज इक्वल टू -2, k की जो दूसरी वैल्यू -2 है उसको लो और उसको लो, तब देखो ये इक्वेशन क्या देता है। इफ k इज इक्वल टू -2, ये अब हमारा केस 3 हो जाएगा क्योंकि केस 2 को हमने किया है k इज इक्वल टू +2 के लिए। अब k इज इक्वल टू -2 के लिए अब हम देखें कि ये वैल्यू क्या देगा। तो इफ k इज इक्वल टू -2 तो इक्वेशंस गिव क्या आया 2 1 1, इसमें k नहीं है, ये हमारा -6, ये हमारा 2 और ये -2। देखो क्या हुआ, k की वैल्यू -2 रख रहे हैं तो -6 और ये -2 +4 तो +2 और 2 को रखोगे तो -4 +2 तो -2। अब फिर इसके बाद से यहाँ से हम k की वैल्यू -2 तो ये -6 और +4 तो -2 ये आया। अब इसको करेंगे तो ये -8 और +2 तो -6 और फिर यहाँ से -6 और +4 तो -2 ये आ गया। और फिर यहाँ x y z और ये वैल्यू 0 0 0 ये आ गया। अब इसका रैंक जैसे हम निकालेंगे तो रैंक निकालने के लिए फिर देखो तुम क्या कर सकते हो, इसमें फिर हाफ ले लो, ये वैल्यू हाफ, तो हाफ लोगे तो हमारा यह 1 ये -3 और -1, इससे ये होगा कि वैल्यू हमारा सब इक्वल हो जाएगा तो प्रोडक्ट नहीं करना पड़ेगा। तब इसी वैल्यू को हम लिख सकते हैं हाफ यह 1 -3 और -1 और यह वैल्यू 1, ये वैल्यू 2 और ये वैल्यू -6, यह वैल्यू 1 -2 और -2 और फिर यह x y z और तब ये वैल्यू 0 0 0 ये। अब इसको 0 बनाएंगे, इसको 0 बनाएंगे, तो इसको 0 बनाने के लिए R2 से R1 को सब्ट्रैक्ट कर दो और ये हाफ दूसरी तरफ जाएगा तो इसमें हाफ इंटू 0 हाफ इंटू 0 हाफ इंटू 0 वो फिर 0 ही देगा। तब हमको यहाँ से जो मिलेगा वह 1 -3 और -1, फिर ये 1 से 1 सब्ट्रैक्ट करो 0 और ये 2 से -3 तो सब्ट्रैक्ट करो तो 5, 2 - -3 दैट इज 5 और यह -6 और +1 तो -5। फिर ये वैल्यू ये 1 से 1 तो यह 0 और -2 और -+3 तो +1 और फिर यहाँ से -2 और +1 तो ये प्लस, तो +1 ये होगा और -2 ये तो -1 ये आया। देखिए क्या किया गया, यही हमारा इक्वेशन था। उस इक्वेशन में k की वैल्यू +2 पर एक बार सोल्यूशन निकाला गया, k की वैल्यू -2 को करेंगे तब हमको ये आया। अब इसी से इसका रैंक निकालते हैं। तो रैंक निकालने के लिए पहला वर्क हम ये करते हैं कि यहाँ एक 0 बनाते हैं, फिर इसको 0 बनाते हैं और तब अब जब एक 0 आ गया तब इससे एक अधिक 0 बनाना पड़ेगा। तब इसमें
5 से मल्टीप्लाई करो, तो 5 से मल्टीप्लाई करो तो ये 5 और ये -5, इससे सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये सभी जीरो आ जाएगा। तो ये हमको कैसे मिला है, इसको आप लिख लो। तो R2 हमको मिला R2 माइनस R1, R2 माइनस R1, और R3 कैसे मिला, R3 मिला R3 माइनस R1, तो यह R3 माइनस R1 ये हमको मिल गया। अब हमको एक और अधिक जीरो की जरूरत है, तो अब हम क्या करेंगे कि 5R3 से R2 को सब्ट्रैक्ट करो, तो शेष को वैसे लिख लो। तो शेष को हमने लिखा, तो यह 1 -3 -1, और यह 0 5 और -5। इसमें ये भी कर सकते हो, 1/5 को कॉमन भी ले सकते हो, तो जो भी करना हो कर सकते हो। 0 5 और -5, इसमें 5 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये 0 0 0 ये आया, और यह x y z, और फिर यहाँ 0 0 0, तो ये थर्ड हमको कैसे मिला, तो R3 हमने लिखा 5R3 माइनस R2, यही आया। और फिर इसका जो रैंक आया वो रैंक हमारा 2 हुआ, तो रैंक R = 2, N = 3, तो दिस इंप्लाई इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन = 3 - 2 = 1, यानी 1 इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन मिलेगा। एक ही के हमको मिलेगा, K1 K2 ये दो नहीं मिलेंगे चाहे इस तरह से, तो हमारा 1 इंडिपेंडेंट है। अब इसको सॉल्व करो, तो यह x -3y, x -3y और -z = 0, और यहां से ये 5y -5z = 0। अब इसको थर्ड तक आया था इक्वेशन, इसको हमने ले लिया 4 और इसको हमने ले लिया 5, तो जिसमें कम वेरिएबल होते हैं उसी से वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ से फ्रॉम 5th y = z, y की वैल्यू z आ जाएगी। अब x की वैल्यू निकालना है, तो इसी y की वैल्यू को इक्वेशन 4 में रखो, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 4, इक्वेशन 4 में रखो। तो जब रखोगे तो यह x और y की वैल्यू z है, तो -3z और -z = 0, y की वैल्यू को z रख दिया, तो यह x = 4z। तो हम देख रहे हैं कि y की वैल्यू भी z के टर्म में और x की वैल्यू भी z के टर्म में, तो अब z को भी हमको निकालना है, इसलिए z को कोई 1 वेरिएबल ले लो, तो x y z उसी 1 वेरिएबल जो ये हमारा इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन था उसी के टर्म में आ गया। तो इफ z = k, y = k हो जाएगा, क्योंकि y और z दोनों इक्वल है, एंड x = 4k, x = 4k, तो x y z सबकी वैल्यू 1 वेरिएबल k के टर्म में आया है। अब k की वैल्यू कोई ये कांस्टेंट नहीं है, वो तुम वेरिएबल को चेंज करते जाओगे तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेगा। तो हेंस x y z हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, ये आ गया। तो अब देखो टोटल क्वेश्चन
थोड़ा लंबा था, लेकिन प्रोसीजर में कोई बहुत कठिनाई नहीं थी। हम लोगों ने क्या किया कि जो गिवन इक्वेशन दिया था उसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखा, और तब ये कहा जा रहा है कि के की किस वैल्यू के लिए इसका जीरो सॉल्यूशन मिलेगा और इनफाइनाइट सॉल्यूशन, क्योंकि होमोजीनियस में दो तरह के सॉल्यूशन मिलते हैं, या तो जीरो सॉल्यूशन नहीं तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तब इसका रैंक अननोन के इक्वल होगा तब वो हमारा जीरो सॉल्यूशन देगा, और रैंक अननोन से कम होगा तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन देगा। तब हमें देखें कि उसका रैंक अननोन से कम लेस आ रहा है, यानी लेस तब होगा कि अननोन हमारा 3 है और जो मैट्रिक्स है वो हमारा 3 क्रॉस 3 का है। तो यदि 3 क्रॉस 3 का डिटर्मिनेंट यदि जीरो आ जाएगा तो के की जिस वैल्यू के लिए जीरो आएगा तो तब उस के की उस वैल्यू के लिए उसका रैंक 3 नहीं होगा। तो अब हम क्या करेंगे कि उस डिटर्मिनेंट को जीरो ले लो और तब के की वैल्यू निकालो, तो उससे ये पता चलेगा कि के की किस वैल्यू के लिए जीरो होगा और के किस वैल्यू के लिए जीरो नहीं होगा। तो के का +-2 पर वो जीरो हो जाएगा, और के की वैल्यू +-2 लोगे तो जीरो नहीं होगा। तो के की वैल्यू जब +-2 नहीं लेंगे तब वो थर्ड ऑर्डर का जो डिटर्मिनेंट है वो जीरो नहीं होगा, और तब उसका रैंक जो होगा वो 3 होगा, और तब 1 के इक्वल हो गया, तो इसका मतलब भी वो जीरो सॉल्यूशन हो गया। तो जीरो सॉल्यूशन कब आया? जब के की वैल्यू +-2 न रहे। अब उसके बाद से इसकी वैल्यू हम जब के की वैल्यू +2 रखें तो हमारा क्या आएगा, और के की वैल्यू -2 रखें तब क्या आएगा। तो उस डिटर्मिनेंट में मैट्रिक्स में जहां के है पहले दूसरे केस में 2 ले लो, और 2 लो तो फिर उसका रैंक निकालो, और जो सॉल्यूशन निकालने की प्रोसीजर है उससे हम वैल्यू को निकाल लेंगे। सेम वही वर्क के की वैल्यू -2 लो और उससे उसका रैंक निकालो, फिर सॉल्यूशन निकालने का जो प्रोसीजर है उससे हम निकाल लेंगे। तो इस तरह से आज जो भी होमोजीनियस इक्वेशन के क्वेश्चन जितने टाइप के पूछे जाते हैं उन सबको हम लोगों ने कर लिया। अब कल हम लोग ये नॉन होमोजीनियस इक्वेशन रहे तो उसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे।